हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रेलवे भर्ती 2024-25 से रिलेटेड, चाहे जो भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, यानी जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम को देखते हुए पुनः इस सीरीज को मैंने फिर से शुरू किया है, जो कि ये मॉक टेस्ट का पहला वीडियो रहेगा इस सीरीज का। तो इसमें परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न लिए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर प्रैक्टिस करते रहिए, तो निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे करने से पहले आप जरूर वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हुए, किसी घनाभकार बंद डिब्बे के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 120, 60 और 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ आकार का बोला जा रहा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये होता है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है। तो अब ये सब मिलेगा कहाँ से, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब मिलेगा कहाँ से। तो आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, जरा गौर से देखें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए कहाँ पर, इनमें से किसी को भी आप LB मानिए, क्षेत्रफल ही तो है ये, और ये BH मान लीजिए, और ये HL मान लीजिए, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। तो बस इसमें पुट कीजिए आपका आंसर। टू LB का मान 120, BH का मान 60, HL का मान 72, ठीक। तो अंदर में जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। 2 713, 2 15 और 1 1 2 252। तो गुना कीजिएगा तो ये 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ, समझिएगा। चलिए, इस तरह का भी कोटिंग वाला क्वेश्चन तो आता ही है, कोट वाला तो करना ही चाहिए। तो देखिए, एक निश्चित कोट भाषा में पिक एंड चूज को लिखा जा रहा है, यानी कहने का मतलब, चलिए आगे पढ़िए, पहले मैं फिर समझाता हूँ। तो इनमें से ऐसे तो आपको पहले ये देखना चाहिए पूछा जा रहा है किसके बारे में, पिक के बारे में। और पिक है कहाँ, पिक कहाँ कहाँ है। तो चलिए, पिक यहाँ भी है और पिक यहाँ भी है। इस लाइन के लिए कोट यहाँ पर है और इस लाइन के लिए कोट यहाँ पर है। तो पिक इसमें भी नजर आया, पिक इसमें भी, तो दोनों के कोट में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें को, हो, पो है, इसमें को, पो दोनों है। तो इसका मतलब अभी पिक के लिए मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि पिक के लिए क्या होगा, और हमारे पास 2 ही लाइन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें को, इसमें भी को है, इसमें भी पो है, इसमें भी को है, इसमें भी पो है। इसका मतलब पिक का जो होगा या तो फिर को होगा या फिर पो होगा, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आंसर आप नहीं दे सकते इस स्थिति में, क्योंकि आपके पास पिक यहाँ पर दिखा, दोनों में दिखा, भले ही एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है। एंड के लिए कॉमन कोई और चीज हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, इसमें भी को है, इसमें भी को है, तो एंड के लिए भी को या तो को हो सकता है, एंड के लिए भी या तो को या तो को हो सकता है कि नहीं। और पिक के लिए भी या तो को या फिर को हो सकता है। थोड़ी बात की गहराई को समझिए,
तो इस क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए इसमें क्या है नहीं है तो बनाइए रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें कहा रहा है कि विषम संख्या का चयन कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा जो लॉजिक है वो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर देखिएगा गौर से तो ये 9 का क्यूब माइनस 1 है। यहाँ पर इसको गौर से देखिएगा 7 का क्यूब माइनस 1 है, यानी 9 का क्यूब 729 में 1 गया है 28 है। 7 का क्यूब 343 में 1 गया है तो 342 है। यहाँ पर भी देखिएगा तो 6 का क्यूब माइनस 1 है। 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, लेकिन ये डायरेक्ट 5 का क्यूब देकर बैठ गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक घटकर 24 होना चाहिए था, 124। तो यही विषम है, यही वाला अलग है। आप इसको इस तरह से चुन सकते हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका विषम हो जाएगा ये नंबर, यानी सी नंबर। चलिए नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह इतना रुपया बचाता है, तो उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा? चलिए बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो रोककर बनाया होगा। तो देखिए कहता है कि अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह इतना रुपया बचाता है। तो इसका मतलब 72, अगर मान लेते हैं कि उसका 100 रुपया कमाता है, 100 में 72 रुपया खर्च कर देता है, तो बचता है उसके पास कितना? 28 रुपया। कितना बचता है? 28 रुपया। लेकिन अगर रियल में कहा जाए तो इतना रुपया वो बचा रहा है। कितना? यानी 28 की वैल्यू 5740 है, 5740। तो आप किसी तरह इसको एक बनाने का कोशिश कीजिए, किसी भी तरह एक बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए कोशिश करते हैं। 28 की वैल्यू आपके पास इतना है तो 7 से घटाते हैं, क्योंकि 7 से कट सकता है, क्योंकि इस तरह से है डाटा यहाँ पर। तो 7 से 4 बार में, और ये 7 से 7 8 56, 7 दूनी 14, और किसी से अब तो 4 से आराम से कट जाएगा, है कि नहीं? तो 4 से 1 बार में, और 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, 205 आ गया। एक की वैल्यू 205। तो हमें उसकी टोटल चाहिए। बार कहने का मतलब कि टोटल उसका वेतन कितना है, तो आपका जवाब होगा 100 है। तो हमें एक को 100 बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? 2 जीरो चिपका देना है। तो 100 हो गया, तो इधर भी आप 2 जीरो चिपका दीजिए। तो 100% आ गया। अब कुछ दोस्त करेंगे कि इसका 10% निकाल देंगे, लेकिन नहीं, 10% नहीं निकालना है, इसका नहीं, इसका 10% आपको नहीं निकालना है। फिर निकालना किसका है? तो एक बात बताइए, इसने क्या कहा है? वेतन का 72% खर्च करता है, प्रति माह इतना बचाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोस्त ये बात जो कह दिया कि वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा, इसका मतलब ये जो है 100% वह एक मंथ का है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें चाहिए 12 मंथ का। कितना का चाहिए? 12 मंथ का 100% चाहिए। तो 12 मंथ का 100% बनाने के लिए आप क्या करोगे? इस एक को 12 से गुना करोगे कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो 12 मंथ का 100% क्या होगा? आप इधर भी 12 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, इतना। अब इसका 10% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 10% हम जैसे ही निकालने जाएंगे तो 10% कहने का मतलब नीचे में 2 जीरो, 10% मतलब नीचे में 2 जीरो, यहाँ से 1 2 जीरो कटा तो आ गया 12 मंथ का 100%, यानी 10% क्या आ जाएगा? 24 60 और 1 जीरो, ये 24,600 इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर दोस्त गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये आया और ये मारकर आप निकल जाते हैं तो हो जाता है आपका गलत आंसर। हाँ मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2460, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, 24,600।
नेक्स्ट चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए हार्ड हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सोच समझ कर बनाइएगा तो आंसर सही आ सकती है। जैसे कहने का मतलब कि त्रिभुज डी एफ में डी 9 है, ई एफ 12 है, डी एफ 7 है, तो जो भी दिया हुआ है ये है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई 9 है और ई एफ 12 है, डी एफ 7 है, ठीक है। यदि डी ओ कोण ई डी एफ को समद्विभाजित करता है, यानी इस कोण को बराबर दो हिस्से में बांट देता है, ऐसे यहां पर कोई ओ बिंदु पर, ठीक है, समद्विभाजित कर देता है। ई एफ से ओ पर मिलता है, ई एफ से ओ पर मिलता है, तो ओ एफ की लंबाई क्या होगी? तो ये बात पूछ रहा है कि ओ एफ की लंबाई क्या है। तो चलिए कैसे ओ एफ की लंबाई निकाल सकते हैं। नहीं, इतना यहां से यहां तक की लंबाई आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहां से यहां तक की लंबाई कैसे फाइंड कर सकते हो। तो देखिए, जो इसकी साइड की भुजा का अनुपात होगा, इस 12 को उसी अनुपात में तोड़ देना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब 9 अनुपात कितना, इसको ले लें डी एफ अनुपात, यानी डी ई अनुपात डी एफ, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अनुपात के योग के बराबर में ये है। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब इसको तोड़ देना है, 9 अनुपात 7 में तोड़ देना है, इस 12 को 9 अनुपात 7 में तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ सकते हो, चलिए देखते हैं कैसे टूटता है। तो हम 9 अनुपात 7 में तोड़ना है किसको, 12 को, 9 अनुपात 7 में, वो कैसे टूट सकता है? तो 9 7 16, 16 की वैल्यू, 16 अनुपात की वैल्यू आपके पास ये 12 है, 16 अनुपात की वैल्यू क्या है, 12। तो यहां से आप कह सकते हो, आपको चाहिए कितना का, 7 का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ओ एफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, 7 की वैल्यू आपसे चाहिए। तो आप किसी तरह 7 बनाने का कोशिश कीजिए। तो आप यहां से कह सकते हो कि 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 12/16। तो हमें चाहिए 7 अनुपात का वैल्यू, तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 अनुपात का वैल्यू जब हमने इधर 7 से गुना किया तो इधर भी आप 7 से गुना कर दो, तो 12/16 गुना 7, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, यानी 7/21/4। और इसको सोल्व कीजिएगा तो घुमा फिरा के आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी 5 पूर्णांक, तो ये आ जाएगा 5.25, यानी 5.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें अगर कहने का मतलब ओ ई का अगर लंबाई पूछता तो हम 9 का वैल्यू निकालते। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस अनुपात में ये भुजा का अनुपात है, उसी अनुपात में इस आधार को बांट देना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको देखिए, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो इनकी अभाज्य संख्या क्या होगी, यानी कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको करने का कई तरीका हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 7 क्रमागत बोला गया है, तो कहने का मतलब आप इस तरह से भी मान सकते हो, x + 1, x + 2, कहाँ तक जाना है, x + 6 तक जाना है, यानी 7 को लेना है। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह 7। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोचा हो सकता है और क्रमागत की बात भी कही गई है, तो इसको थोड़ा सा
अलग तरीके से सोचते हुए आप इसे इस तरह से हल कर सकते हो। जैसे 7 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है ना, तो आप औसत निकाल लीजिए। 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो बीच वाला जो होगा इसका औसत होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग दिया है वह 16 17 होगा। तो हम कहते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि औसत बराबर होता है योग बटे दी गई कुल संख्या। कुल संख्या यही तो होता है ना। तो योग कितना है आपके पास 16 17 और कुल संख्या क्या गो है 7 गो। तो इसको भाग दीजिए, 7 दूनी 14, बच गया 2, 7 तिया 21, 7 एका इतना। तो ये चौथा संख्या हमारे पास 231 निकल गया। अब क्रमागत बोला है तो जो इधर जाना है तो एक जोड़ना है और इधर जाना है तो एक घटाना है। हमारे पास सातों संख्या प्राप्त हो जाएगा। कैसे? आप इधर जाओ, एक जोड़ो, 231 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा 232 है ना। इसमें एक 232 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा तो 233 और इसमें जोड़ोगे तो 234, सॉरी देखिए क्या हो जाएगा 234 और इसमें घटाते चलिए। अब इधर जाना है तो घटाना है, तो ये 230 229 और ये 228। तो इसने कहा है कि कितनी अभाज्य संख्या। हमारे पास सातों संख्या प्राप्त हो गया। हालांकि उस मेथड से करने जाते तो कहीं ना कहीं एक्स वैक्स निकालना पड़ता, तो बेहतर है कि मेथड से कीजिए, काम आएगा। तो सिंपल सा मैंने क्या कहा, औसत निकाल दिया और बीच वाले संख्या को मान लिया। जो 7 संख्या था उनमें से बीच वाले संख्या को मैंने औसत मान ले, यानी औसत को बीच वाला संख्या मान लिया। तो अब अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या होने का कहने का मतलब क्या है, जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके बाद किसी से भी नहीं कटे, उसी को ना आप अभाज्य संख्या कहते हो। तो आपका जवाब होगा हाँ उसी को कहते। तो क्या ये 228 जो ये खुद से कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। क्या और किसी से कटेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ और किसी से भी कट सकते हैं, 4 से भी कट सकते हैं, 2 से भी कट सकते हैं, तो कई संख्याओं से ये कट सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता। इसके बारे में पता करें तो ये सिर्फ अपने आप से कटेंगे और एक से कटेंगे, नहीं तो आप चेक करके देखिए। उसके बाद ये किसी और से नहीं कटेंगे। तो एक संख्या में यहाँ प्राप्त हुआ, ये तो साफ दिख रहा है कि लास्ट में 0 है, तो किसी ना किसी से 2 से 5 से बहुत सारे संख्या से कटेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। इसको देखा जाए तो ये आपको भले लग रहा होगा कि ये हो सकता है अभाज्य संख्या, लेकिन मैं बता दूं ये 3 से कट रहा है, ये खुद से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन 3 से भी कट रहा है। तो आप चेक करके देख सकते हो ये 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला चेक किया जाए तो ये भी लास्ट में 2 है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा संख्या से तो कटेगी, ये नहीं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 233 है, ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा, बाकी बाद और किसी से नहीं कटेगा। तो एक संख्या यहाँ मिला, ये तो लास्ट में 4 है, तो किसी न किसी से 2 3 4 यानी 2 से भी कट सकते हैं और खुद से भी कट सकते हैं, एक से भी कट सकते हैं। नहीं, एक और खुद से छोड़कर किसी और से भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी मिल गई 1 2, तो ये 2 गो हमारे पास इस तरह से सोल्व करने पर 2 गो अभाज्य संख्या में मिल गया। अन्यथा वैसे भी कीजिएगा तो यही सब संख्या निकलेगा, लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्त, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या कौन सी जो है 45 85 105 का उभयनिष्ठ गुणज है? तो ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। तो चलिए कैसे मैं तो यहाँ पर सिंपल सा कहूँगा कि जब उभयनिष्ठ गुणज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका काम हो सकता है। अन्यथा फिर आप 45 को तोड़िए। 45 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 गुना 5 है ना। 85 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 5 गुना 17 है ना, 5 गुना 17। 105 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 15 सत्ते 75 से। अच्छा ठीक, तो 3 गुना 5 गुना 7 इतना में तोड़ सकते हो। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो सबसे बड़ा नंबर से निकालने की कोशिश करेंगे।
यानी 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 पर पावर 2 गुना, फिर 5 पर, सब में 5 एक एक के गो है तो 5 कह सकते हैं, एक वो 5 लेंगे, फिर बच गया क्या 17 गुना 7, यानी 17 गुना 7, 17 बच गया, इसका 7 बच गया। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी गुणज प्राप्त हो जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9 गुना 5 गुना 17 गुना 7, तो कीजिए, आपका कैलकुलेशन हो सकता है फास्ट हो हमसे। तो ये 45 और गुना 7, चलिए मैं इधर करता हूँ, 45 गुना 7, 7 पचे 35, 7 चौका 28, 3 31 गुना 17, तो ये हो जाएंगे 17 पचे 85, 17 8, 17 का 17, 8 25, हाथ रहल 2, 17 2 34, 2 36, 36 36 55, गलती हो रहा है, 17 51, 2 53, गलती गुना कर दिया, 53 55 हो रहा है, कितना हो रहा है 53 55, तो ये 53 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, या तो फिर इन तीनों संख्या का आप एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, कहा जा रहा है 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, और आपसे कोट थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, कोट थीटा क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे फाइंड करें, तो सिंपल सा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाइए और इसको गुना कर दीजिए। तो कैसे, 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, तो 1 से इसको गुना कीजिएगा, तिराकोनी आप गुना कर दीजिए ना, नीचे 1 डाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से गुना किया और नीचे भी 1 से गुना कर देंगे, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 3 साइन थीटा, और इधर साइन थीटा प्लस में है तो इधर ला दीजिए, तो माइनस में साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और ये कोस थीटा माइनस में तो इधर प्लस में कोस थीटा। यानी कहने का मतलब जो है, जिधर कोस थीटा था, कोस थीटा वाले को एक साइड कर दिया, साइन थीटा वाले को एक साइड कर दिया, और कुछ नहीं। तो यहाँ से आप अगर गौर से देखें तो 3 sin थीटा में एक वो साइन थीटा चल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 sin थीटा, और इधर कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो दोनों साइड है, तो 2 से तो कहानी खत्म, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो है आपके पास कोस थीटा है ना। तो कोट थीटा बराबर आपको एक फार्मूला पता होगा कि कोट थीटा बराबर जो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना। ये चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, और होगा भी। तो देखिए, तो आपने देखा कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा मिला है, तो इनमें से क्या आप कोस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो या साइन थीटा को कोस थीटा लिख सकते हो, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, आराम से लिख सकते हैं। तो ये कोस थीटा बराबर साइन थीटा ही है, तो आप कह सकते हो कि ये साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा, और साइन थीटा की कहानी खत्म, तो हो गया 1, तो कोट थीटा बराबर प्राप्त हो गया 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज़ आपको यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर बनाओगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या है, तो वो एक्स्ट्रा दिमाग है ट्रिपलेट। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब आपके पास है टेन थीटा यानी 10a बराबर 7/24, ठीक है, और टेन थीटा बराबर आपको पता होता है कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है।
इसका मतलब आपसे साइन थीटा यूज करना है तो आपको करने, साइन और कोस यूज करना है तो आपको कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा कर निकालोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपके पास लंब है, कर्ण है, आधार आप आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे, यानी लंब है, आधार है, कर्ण आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो इसका मतलब कर्ण सीधा सीधा 25 है, बिना पाइथागोरस लगाए याद हो सकता है। तो मैंने कुछ ट्रिपलेट पिछले कई वीडियो में लगा कर दिया था कि ताकि आप इसे रिमाइंड कर सके। तो मेरे उम्मीद से अपने अगर पहले से देखते होंगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो गया होगा। तो देखिए, ट्रिपलेट कहने का मतलब कि 7, 24, 25। अगर आपके पास लंब 7 है, आधार 24 है, तो कर्ण ऑटोमेटिक 25 निकलेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने लगभग 7-8 ट्रिपलेट दिया था, जिससे कि कहीं ना कहीं उसी से घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे 3, 4, 5 का है ना, 5, 12, 5, 12, 13 का, ये सब ट्रिपलेट जो है। जैसे लंब आपके पास 5 है, आधार 4 है, यानी लंब 3 है, आधार 4 है, तो आपके पास कर्ण 5 निकल जाएगा। यानी उसी तरह से सेम टू सेम ये बात है। तो आपके पास कर्ण यहाँ निकल गया, तो अब यहाँ पर आराम से आप पुट कर सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपके पास लंब है 7 और कर्ण निकल गया 25, प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपके पास आधार है 24 और कर्ण है 25। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये जाकर आपका निकल जाएगा 25 नीचे रह जाएगा, 7, 24, 31 और 31 बटे 25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चंस का लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कहीं ना कहीं एक बार ट्रिपलेट पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये नहीं कि आप पाइथागोरस लगाने के लिए बैठ जाओ, जहाँ पर ट्रिपलेट साफ साफ दिख रहा हो और वहाँ पर आप पाइथागोरस लगाने बैठ जाओ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी टाइम लॉस है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैं वॉइस को चेक कर लेता हूँ, ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए, आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया है 90। और आपके पास आपसे पूछा जा रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर व्हाट। तो हो सकता है कि ये देखने में थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा हो, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा गौर से एक बात अगर नोटिस किए, पिछले कई वीडियो में नोटिस किया होगा, तो मैं इसको सॉर्ट करने का तरीका बता रहा था कि इसको आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। हालांकि ला तो यहाँ से भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा डाटा है तो आराम से आ जाएगा। लेकिन इसी जगह पर बड़ा बड़ा डाटा आ रहा था तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता था। बात समझ रहे हैं। तो उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ तो आप कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन कितने दिख रहे हैं, यानी बराबर का चिन्ह कितना दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा एक यहाँ पर एगो और 2 गो दिख रहा है। लेकिन आपके पास इसमें वेरिएबल अगर पूछा जाए तो कितने हैं, तो आपके पास जवाब होगा कि 1, 2, 3 गो है, यानी 3 गो अचर संख्या दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये 3 चीज दिया हुआ है और इक्वेशन आपके पास 2 ही है। तो एक इसमें जो है एक्स्ट्रा है, इनमें से कोई भी ABC में से कोई एक एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को हटा दीजिए। हटाने का मतलब है कि उन एक्स्ट्रा को आप 0 मान लीजिए। तो मैं कहता हूं कि इनमें से किसी को भी 0 मान सकते हो, ABC में से किसी को भी। तो मैं C को कह रहा हूं कि 0 मान लीजिए। आप C को जैसे ही 0 मानते हैं तो ये C खत्म, ये C खत्म। अगर जैसे ही मैंने इसमें C हटाया तो C को 0 किया तो A गुना C है, तो किसी भी कोई सा भी नंबर हो चाहे जिसको भी 0 से गुना कर दोगे वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही 0 पुट होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आपके पास सवाल नाम मात्र का रह गया। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, आपके पास सवाल अब बहुत छोटा हो गया। C खत्म हो गया,
है ना। उसके हिसाब से ये खत्म हो गया, तो आपके पास बचा हुआ सवाल क्या रह गया, इस बात को समझिएगा। सिर्फ ए बी बराबर रह गया कि अब से अब ए बी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा। जब इतना छोटा हो गया तो आप आराम से निकाल सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर, है ना। अब कैसे, मेरी बात को समझिएगा कि कैसे निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2ab, यही ना। तो अन्यथा वहां पर आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना पड़ता, जो कि थोड़ा सा बड़ा डाटा रहता है ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना, 16, तो 16 का स्क्वायर, इतना का वैल्यू कितना है, 90 दिया हुआ है ना, 90। तो ये 90 प्लस 2ab, तो 16 का स्क्वायर कितना, 256, और 90 इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में, और ये 2ab बच गया इधर। तो यहाँ से देखा जाए तो इसको घटाइएगा तो 6, 15 में 6 गया 9, 9 और यहाँ पर 1, 196, 2ab b बराबर, हमें सिर्फ ab का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, ab का। तो आप ab यहाँ से 2 से कटा सकते हो, ये 2 से कटाइएगा तो 83 आ जाएगा, 83, 2 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 98। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो देखते हैं, मैं कहीं घटाने में तो गलती नहीं ना किया। तो 6, 15 में 9 जाएगा, 6, 1, हाँ बिल्कुल घटाने में गलती किया था, 2ab। तो अब यहाँ से देखिए 2 से कटाइए तो ये 83 बार में कट जाएगा। देखिए इन सब प्रश्न का प्रैक्टिस करते करते आंसर ही याद हो गया है, प्रैक्टिस कराते कराते जो है, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं अदर जगह भी कंपटीशन वाले बच्चों को अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। भले ही मैं कोचिंग को बंद कर दिया हूँ, जो मैं कोचिंग चलाता था 9th 10th का, जिसमें मैथ और साइंस को पढ़ाता था, तो उस चीज़ को मैंने क्लोज कर दिया है। तो अभी हालांकि कंपटीशन के पहले भी मैं लगभग जहाँ पर 30-40 बच्चे थे वहाँ पढ़ाया करता था, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। अब मेरे पास ही और मेरे घर पर ही लगभग 7-8 बच्चे अभी भी आते हैं कंपटीशन के तैयारी के लिए, जो कि मैथ पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं करा रहा हूँ। तो बस यही है हमारा यूट्यूब पर, और फिर उन कुछ बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो इस सफ़र में आप भी हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को कीजिए, अच्छा क्वेश्चंस है, जरूर करनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज XYZ, यानी एक त्रिभुज है आपके पास XYZ, जिसमें PQ और Q क्रमशः XY YZ भुजाओं पर बिंदु है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक बिंदु, चलिए यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है, जिसको XY पर P है और XZ पर Q है, ठीक है। जो PQ YZ के समांतर है, YZ के समांतर ये PQ है, ठीक है। PQ और YZ का जो अनुपातिक वैल्यू हुआ 3, 8 है, यानी ये 3 है और ये 8 है अनुपातिक वैल्यू में। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको दिया गया है XY बराबर 88, यानी इस पूरे की वैल्यू आपको दिया गया है 88। तो XP की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपको चाहिए। तो सिंपल सा हिसाब किताब है, ये जो अनुपात बनेगा, इस भुजा का जो अनुपात बनेगा, जो ये ऊपर वाला है ना, तो ये ऊपर वाले त्रिभुज के लिए है, और ये जो नीचे वाली है ये पूरे त्रिभुज के लिए है। तो ये 3 और ये पूरे त्रिभुज के लिए 8 है, तो इसका मतलब ये जब 3 हो गया तो ये बचा हुआ 5 होगा, है ना। तो ये अनुपात में ये निकल जाएगा, ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। ये जो बांट रहा है यहाँ से
अगर आपसे पूछा जाता कि इसका अनुपात क्या होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक्स पी अनुपात पी वाई का रेशियो क्या होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं कि 3:5 होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? या फिर आपसे यहाँ पर जो पूछा गया कि एक्स वाई 88 है, अगर एक्स वाई की बात करें तो ये 3 ये 5, तो टोटल कितना 8, टोटल कितना 8, 8 की वैल्यू आपके पास 11 दिया हो, 88 दिया हुआ है। तो आपसे 3 एक्स पी पूछ रहा है, एक्स पी पूछ रहा है, यानी 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 3 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा 11, तो 3 की वैल्यू बनाने के लिए आप 3 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 से गुना करने पर 33। तो ये 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पी एक्स की वैल्यू पूछा, एक्स पी की वैल्यू पूछा जा रहा है और एक्स पी अनुपातिक वैल्यू में कहा जाए तो 3 है, तो 3 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 33 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ओके, नेक्स्ट दोस्त, अच्छा सब क्वेश्चन ले आओ जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, और आपको इस तरह से जरूर एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, और रहता कुछ नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए, करने के लिए आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग उमाग दौड़ाने का कोशिश कीजिएगा, आराम से बनेगा। बात समझ रहे? तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। कहता है 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पुरुष 6 और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो कुछ दोस्त तो देखकर भी कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, या वाला में प्रॉब्लम हो जाता है और वाला में प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आपसे कहा गया 4 पुरुष, पुरुष को मैं पी मान लेता हूँ, यानी पुरुष की क्षमता को यहाँ पर मैं कुछ मानता हूँ, पुरुष की क्षमता को पी मान लेता हूँ, और लड़का की क्षमता को, लड़का या लड़के के क्षमता को बी मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि काम बराबर जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्षमता गुना समय। ठीक है, क्षमता गुना समय, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्षमता गुना समय। तो मैं यहां पर कहूं कि 4 पुरुष की क्षमता या तो 6 लड़का का क्षमता बराबर है, 4 पुरुष की क्षमता या 6 लड़के की क्षमता बराबर है, यानी 4 पुरुष के बराबर 6 लड़के की क्षमता के बराबर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि 4 पुरुष ले लीजिए या फिर जो है 6 लड़का ले लीजिए, इन दोनों की क्षमता बराबर है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इन दोनों की क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपात निकल जाएगा। कैसे? P अनुपात B बराबर 6/4, 6:4 है ना। इसको कटाइए पिटाइएगा तो ये आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा? 3:2, 3:2। तो हमें पी क्यू की क्षमता पता चल गया, पी और बी की क्षमता यानी पुरुष और लड़का का क्षमता पता चल गया। अब इसको सवाल में कैसे फिट किया जाए, है ना। तो रहा ये बात, तो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आप 4 पुरुष को काम करवा लीजिए या 6 लड़के को काम करवा लीजिए और 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी को भी लीजिए, काम बराबर क्या? क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। मैं यहाँ पर अगर पुरुष को लूं तो 4 पुरुष और पुरुष की क्षमता कितना है? अनुपातिक क्षमता। तो आपका जवाब होगा, चलिए पहले लिख देता हूं, काम बराबर अगर कहा जाए तो 4P प्लस, क्या कर रहा हूं, ये इनके 4 पुरुष की क्षमता हो गई है ना, गुना समय। समय कितना दिन लिया जा रहा है? 20 दिन। तो ये काम हो गया, और इसी काम को बोला जा रहा है, इसी काम को कि 6 पुरुष और 11 लड़के से करवाओ, यानी 6 पुरुष और बोला जा रहा है तो इसका मतलब प्लस 11 लड़के से करवाओ, तो फिर कितना समय लगेगा? तो मान लीजिए जो समय लगेगा वो T समय लगेगा। दोनों कार्य आपस में मैंने बराबर करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू है उसको पुट कीजिए और आप अपने आंसर तक पहुंच जाइए। तो चलिए मैं पुट करता हूँ,
4। पी की अनुपातिक वैल्यू पी के सीधा में देखा जाए तो 3 है गुना 20। इधर 6 पी के सीधा में देखा जाए तो 3 है प्लस 11 बी के सीधा में देखा जाए तो 2 है गुना 2 गुना टी है ना। समय हमें फाइंड करना है कि तब जाकर समय कितना लगेगा। तो इधर जो भी है रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा। गुना होना करके अगर बच जाए तो कट उठ के बच जाए तो आंसर हो जाएगा। तो 6 तिया 18 और 11 दूनी 22। 18 22 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि 40 हो जाएगा गुना का टी, यानी इसको सोल्व करने पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कटाइए तो ये कितना 2 बार में, यहाँ से इसको कटाइए तो ये 2 बार में, तो 2 इधर बच गया 2 गुना 3 यानी 6। तो समय निकल गया, टाइम जो निकल गया वो 6 दिन निकल गया। अगर आप 6 पुरुष और 11 लड़का से करा देते हो तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हो। अब पहले कोशिश करें कि इसका अनुपात निकाल लें, इसकी क्षमता का अनुपात निकाल लें। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जिससे कि आपको यहां पर करने में आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए यदि एक संख्या 2x64y है, उसे 88 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तो 6x - 5y का मान कितना होगा? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। यानी 2x64y को आप 88 से भाग दोगे। आपको 88 से भाग लगाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको 88 से भाग लगाना है, तो फिर 6x - 5y की वैल्यू क्या होगी? तो इसको करने के लिए कुछ तो रूल आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या? इस बात को समझिएगा, क्या रूल होना चाहिए। 88 से भाग लगाने के लिए आपको बोला जा रहा है, अगर 88 को गौर से देखें तो इसमें 11 गुना 8 है। क्या है? 11 गुना 8 है। तो अगर 11 गुना 8 है तो इसका मतलब आपको 11 और 8 से भाग लगाने का रूल पता होना चाहिए, है ना? तभी तो आप इस प्रश्न को कर पाओगे, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है ना? तो 8 से भाग लगाने का रूल होता है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। 8 से भाग लगाने का रूल होता है कि लास्ट का 3 संख्या 8 से कट जाए। लास्ट का 3 संख्या 8 से कट जाए ताकि इस पूरे संख्या को 8 से भाग लगाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब y की वैल्यू आप कुछ सोच सकते हो कि यहाँ पर क्या रखें। तो आपका जवाब होगा कि 0 रख दीजिए, 88 64 कट जाएगा, 0 से कोई मतलब रहेगा नहीं, यानी 640 8 से आराम से कट जाएगा। तो 0 हो सकती है, या तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर 8 ही रख दीजिए y का वैल्यू, तो तब पर भी 8 से कटेगा, ये पूरे संख्या 8 से कटेगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हो कि 8 से, या तो आप 0 रखे और 8 रखे कट सकता है ना? तो इसका मतलब ये संख्या जाकर बन गया क्या? 2x640, क्योंकि y की वैल्यू को हमने कुछ ना कुछ मान लिया, एक बार 0 मान लिया, या फिर दूसरा स्थिति में हो सकता है 2x648, है ना? ये दो संख्या मिल सकता है हमें, यानी 8 से भाग लगाने का रूल से ये दो संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो आपका जवाब होगा हाँ। फिर तो ये चीज तो कंप्लीट हो गई कि 8 से भाग इन दोनों में लगेगी, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन अभी तक हमें x की वैल्यू पता नहीं है कि x क्या है। ठीक है, x क्या है? तो अब हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए चलेंगे। तो अब हमें नजर आया 11, क्या 11, और 11 का रूल होता है कि आप अल्टरनेट जोड़िए।
06, तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो आपको लिखना है 8, फिर इधर इधर जिसको मैंने जोड़ दिया उसको छोड़ देना है, नीचे से लेना है, उसके बाद वाले से अल्टरनेट लेना है। 4 प्लस एक्स, इधर कुछ रहता तो वो भी संख्या लेते हैं, तो 4 प्लस एक्स क्या होगा, यानी x प्लस 4 कह सकते हो, यानी ये 8 और ये 4x। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, जो ये संख्या मैंने बनाया, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये जो दो संख्या मैंने बनाया 8 और x प्लस 4 अल्टरनेट जोड़कर, इन दोनों का अंतर या तो फिर 0 आनी चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी जाकर वो संख्या 11 से भाग लग जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि हाँ आप सही कह रहे हो कि तभी जाकर 11 से भाग लगेंगे। ये रूल होता है 11 का, ये रूल होता है कि इसका जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि इस x को मैं 4 मान लूँ, तो इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, दोनों साइड 8 हो गया, और 8 8 का अंतर क्या 0 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसका मतलब इसमें 11 से भाग लग सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो आ गया 4 आ गया। क्या इस चीज को अगर मैं इस संख्या जो हमसे पूछा गया है कि आप बताओ कि 6x माइनस 5y का मान क्या होगा, अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं, पहले क्या है y के जगह पर 0, यानी 6x के जगह पर 4, 6 गुना 4 माइनस 5 गुना y का मान कितना 0। तो ऐसे में सोल्व करूं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब जो आपने x की वैल्यू 4 माना और y की वैल्यू 0 माना वो गलत है। इसका मतलब ये संख्या आपका नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाला ऊपर वाला आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब निचले वाले में वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सवाल तो आपके पास वही है अभी भी, 6x माइनस 5y। तो देखिए अब इसको अल्टरनेट जोड़िए, 8 6 14 2 16 है ना, 16। इसको अल्टरनेट जोड़िए, 4 प्लस एक्स, यानी आप कह सकते हो कि x प्लस 4 अभी भी हमें प्राप्त आया। तो इन दोनों का x को मैं क्या मानूं कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए, है ना। x को आखिर क्या माना जाए, या तो ये जो है इस इन दोनों का अंतर 0 हो जाए या फिर 11 के मल्टीपल में हो जाए। तो चलिए x को आप अब मान सोचिए, इधर बराबर ऐसे आप बराबर कर सकते हो। देखिए इधर आप क्या x को क्या रख सकते हो, अगर कहोगे कि 12, तो यहाँ पर कोई भी एक अंक का ना संख्या रखोगे, यहाँ पर जो रखोगे कोई एक ही अंक का संख्या ना रखोगे, तो इसका मतलब आप 12 नहीं रख सकते हो, 12 नहीं रख सकते हो, लेकिन कुछ और तो जरूर रख सकते हैं। तो 12 अगर नहीं रहेगा तो फिर रहेगा कौन। तो मेरी बात को गौर से समझिएगा, 11 बनाना हो तो x को आप 1 रख लीजिए, x को आप 1 रख लीजिए, तो इनका अंतर 11 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, x को 1 रख लीजिए तो आप ये इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएंगे और इधर ये 5 हो जाएंगे, और 16 5 का अंतर कितना होगा 11 आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, इसका मतलब x को आपने 1 रखा है, अब जो है x को आपने 1 रखा है और यहाँ पर y के जगह पर क्या है 8 है, y के जगह पर क्या है 8 है। अब इस वैल्यू को पुट कीजिए, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1, तो 6 गुना 1 माइनस 5 गुना 8। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या आता है 6 और 8 पंचे 40, 6 में 40 घटाइएगा तो ये माइनस का 34 आएगा, और जो कि ऑप्शन में आपके पास है। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा रूल इसमें आपको पता होनी चाहिए ताकि ये क्वेश्चन आप बना सको। तो रूल को ध्यान से समझिएगा तो आराम से बनेगा। चलिए नेक्स्ट।
छह व्यक्ति एक बगीचे में बैठे हैं, जिनमें से तीन व्यक्ति अन्य तीन के सम्मुख हैं। ए बी के उत्तर में बैठा है, जबकि बी सी के निकटतम पश्चिम में बैठा है। तो कुछ सवाल इस प्रकार से, यानी छह व्यक्ति बैठाना है और तीन आमने सामने। जैसे कहने का मतलब ये, यानी तीन गो का मुंडी इधर इधर और तीन गो का मुंडी इधर, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देने की कोशिश करूंगा कि आपको दिशा का ज्ञान होनी चाहिए। जैसे ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ कि ये जो जहाँ पर कटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ऊपर की बात करें तो ये उत्तर है, और नीचे की, यहाँ से नीचे की बात करें, इस पॉइंट से नीचे की बात करें तो ये दक्षिण है, उत्तर दक्षिण। और इस पॉइंट की इधर, इस पॉइंट से इधर की बात करें तो ये पूरब है, और इस पॉइंट से इधर की बात करें तो ये पश्चिम है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि इस प्रश्न में काम आए। तो देखिए कैसे कहता है, ए जो है बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में है। बी को मैंने यहाँ बैठाया, और बी के उत्तर कहा जाए तो ऊपर जाना होगा किसको, ए को। अभी मैं यहाँ पर नहीं बैठा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो दूसरा स्थिति में कहा जाए, जबकि बी सी के निकटतम पश्चिम में है। बी जो है सी के पश्चिम में है, निकटतम पश्चिम में है। ये जो बी बेचारा है वह सी के पश्चिम में है। तो सी के पश्चिम यानी कहने का मतलब कि सी यहाँ पर रहेगा, तभी इसका पश्चिम यानी इधर, देखिए इस पॉइंट से इधर पश्चिम जा पा रहा है, यानी सी को यहाँ बैठाना होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन जो कहा जा रहा है, ई एफ के सम्मुख बैठा है, यानी ई एफ के सम्मुख बैठा है, और जो कि सी के पूर्व में है। कौन, ई जो है सी के पूर्व में है। सी यहाँ है, इसके पूर्व किधर, इधर है ना। पूरब किधर जाओगे, इधर जाओगे, है कि नहीं। इस पॉइंट से पूरब किधर जाओगे, इधर, तो इधर। और ई जो है एफ के सम्मुख है, सम्मुख मतलब सामने, उसके ऊपर, जस्ट कहा जाए तो जस्ट इसके ऊपर एफ। तो ये चार व्यक्ति आराम से, पांच व्यक्ति बैठ गया। कौन कौन, बी सी ई और यहाँ पर ए, यहाँ पर एफ। अब कोई एक व्यक्ति बचा होगा जो कि यहाँ पर बैठेगा। तो कौन कौन आ गया, ए बी सी ई एफ, तो डी बचा हुआ है, तो डी यहाँ पर ऑटोमेटिक बैठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि डी सी के संदर्भ में किस दिशा में है, यानी सी से किस दिशा में है, सी के संदर्भ में किस दिशा में। तो सी का इधर ऊपर जाना क्या कहलाएगा, सी का ऊपर जाना क्या कहलाएगा, तो आपका जवाब होगा उत्तर। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर उत्तर होगा। सी के संदर्भ में कहाँ है, डी उत्तर दिशा में है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो ये टोटल मैंने जितने भी क्वेश्चन थे इसमें मैंने कंप्लीट करा दिए। और हाँ दोस्त, मैं आपसे एक बार पुनः कहता हूँ, आप अभी तक जहाँ भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, अगर वहाँ से मैं आपको अलग कंटेंट नहीं दिया तो फिर आप कहिएगा कि अपने गलत का, और वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मैं आपको इतने टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा जो कि एग्जाम में लगेगा कि हाँ इस टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए, हो सकता है दो चार क्वेश्चन ना आए मेरे टाइप से, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है डाटा चेंज रहे, लेकिन हूबहू हो या ना हो, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएंगे। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन आप पहले से करके जाओगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, अगर आपने, यानी कहने का मतलब कि या तो कभी एग्जाम दिया है रेलवे का, या फिर देने वाले हो, या फिर प्रैक्टिस पेपर लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा प्रीवियस ईयर पेपर में कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। जिस टाइप का मैंने अभी तक कराया इस वीडियो में, इन सारे क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं देख पाओगे कि हाँ प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेलवे का एक रूल है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं 80% आराम से पूछता है, तो मैं उससे थोड़ा सा अप लेकर चल रहा हूँ।
बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिस भी भाई को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्यूआर को स्कैन करके आराम से ज्वाइन हो जाएगा। नहीं अगर हो पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। हालांकि अभी तो मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही 10 वीडियो कंप्लीट होगा 10 वीडियो का पीडीएफ एक साथ विथ सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा। तो आप लोग पीडीएफ मतलब कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे क्या बोलूं, इतना देर तक में अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी हो या आपको लग रहा है कि हमारे वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? और थोड़ी सी हमारी हौसला बढ़ाने के लिए आप शेयर कर सकते हो, वो भी कहाँ, किसी दोस्त या किसी स्टडी ग्रुप में, जहाँ पर उन सारे यानी कि मेरा कहने का मतलब उनके पास शेयर कीजिए जहाँ कंपटीशन के दुनिया में अभी भी कदम रखे हुए हैं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। बात समझ रहे हैं? तो इतना कुछ आपके हाथों में है, और मैं आगे ये प्रैक्टिस क्लास जारी रखूँगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अपना कीमती फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं हो सकता है कि कहीं पर अगर मैं गलत करा दिया हूँ तो उसको आप मेंशन करके टाइम मेंशन के साथ, जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ तक वीडियो चल गई और यहाँ तक में हो गया 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 2 मिनट चल गया, तो उस टाइम को मेंशन करके बता सकते हो कि आप यहाँ पर गलती कर दिए हो, तो थोड़ा सा मैं उसको फिर करेक्शन करवा दूंगा। हो सकता है आपके कमेंट बॉक्स में ही करेक्शन करा दूं, या तो हो सके तो उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। तो इतना कुछ आप कर सकते हो। तो बाकी बात और क्या बोलूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।